हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ R32 के हवाले से। R32 जो रेफ्रिजरेंट है, जिसको सुन के ही हमारे HVAC टेक्नीशियन जो है वो डर जाते हैं, इसको इस्तेमाल करने से डर जाते हैं। हमारे बहुत से HVAC के टेक्नीशियन इसको बैन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो जब तक ये बैन नहीं होता उस वक्त तक के लिए इसका सेफ़ इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए हमने आज इस वीडियो में आप लोगों को R32 का इंट्रोडक्शन देना है। साथ ही साथ इसके ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है और आखिर में हम सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है जो R32 गैस के लिए यूज़ की जाते हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आजकल के दौर में, जो कि R32 जो नई गैस आई हुई है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में ख़ासकर, तो इसके लिए R32 का जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। R32 जिसका केमिकल नाम है डाईफ्लोरोमीथेन और इसका केमिकल फार्मूला है CH2F2, यानी एक एटम कार्बन का इसमें, जबकि 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम फ्लोरीन्स के। R32 का ताल्लुक HFC ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ग्रुप से है और इसमें जितने भी रेफ्रिजरेंट शामिल है वो कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। R32 की ODP यानी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लोरीन का एटम शामिल नहीं होता। जबकि इसकी GWP R410 की निस्बत काफ़ी कम है। वो उसकी वजह यह है कि इसमें फ्लोरीन की मकदार कम होती है। सो R32 की GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 675 है। और R32 की एक अच्छी चीज़ यह है कि इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम 5 ईयर्स या इससे भी कम है। यानी कि अगर इस गैस को हवा के अंदर खारिज कर दिया जाए तो ये 5 साल तक ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशनल पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहले इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -51.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और ये भी R410 से तकरीबन थोड़ा सा कम होता है। तो ये इसकी अच्छी बात है। बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है? बॉइलिंग पॉइंट से मुराद ये है कि ये जब रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब से निकलकर इवापोरेटर में इंटर होता है तो इस दौरान कम से कम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसमें एक अच्छी बात है। दूसरी R32 की जो प्रॉपर्टी है वो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ज़्यादा होना है। इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 382 किलो जूल पर केजी केल्विन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब कि अगर R32 का 1 पाउंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब कैपिलरी ट्यूब से निकलता है और इवापोरेटर के अंदर लो प्रेशर में जाता है तो वहाँ पर ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो इस दौरान जो 1 पाउंड का लिक्विड रेफ्रिजरेंट जितना हीट एब्जॉर्ब करता है इवापोरेटर या इवापोरेटर के स्पेस से, वो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। और इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि 382 किलो जूल पर केजी है, सो ये R22 और 410 से काफ़ी ज़्यादा है। सो इसका मतलब कि अगर R32 का यूनिट लगा हुआ है और ये तकरीबन आधा घंटे तक चलेगा तो ये इस रूम के अंदर इतना कूलिंग करेगा जितना R410 या R22 1 घंटे या 1.5 घंटे में करेगा। किसी रेफ्रिजरेंट का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो रेफ्रिजरेंट अच्छा माना जाता है। तो इसका मतलब ही यही हो गया कि ये कूलिंग एफिशिएंसी के लिहाज से R410 और R22 से काफ़ी बेहतर है। R32 की एक और अच्छी प्रॉपर्टी इसका क्रिटिकल प्रेशर होता है और इसका क्रिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यानी 840 PSIG तक होता है। अब क्रिटिकल प्रेशर का क्या मतलब है? अगर R32 किसी एयर कंडीशनर के अंदर ऑपरेट हो रहा हो और उस दौरान कंडेंसर के अंदर गैस का जो प्रेशर है वो 840 तक पहुंच जाता है तो इस वक्त कंडेंसर जो है अपना कंडेंसेशन का काम छोड़ जाएगा। तो चूंकि R32 का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है यानी 840 काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये कभी भी इतने प्रेशर तक ये गैस नहीं जाएगा। मतलब कि कंडेंसर हर वक्त नॉर्मल हालत में ही ऑपरेट होता रहेगा। R32 में जो नेक्स्ट नापसंद होने वाली प्रॉपर्टी है वो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर का कम होना। R32 का क्रिटिकल टेम्परेचर 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो कि काफ़ी कम है R22 की निस्बत। क्रिटिकल टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो एयर कंडीशनर के कूलिंग एफिशिएंसी पर डायरेक्ट पड़ता है।
मतलब कि अगर हमने किसी जगह पर R32 का एसी इंस्टॉल किया हो, तो जो आउटडोर होता है उसके आसपास अगर एम्बिएंट टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट तक बढ़ता है, तो इस दौरान आउटडोर के अंदर का गैस अगर इसका टेम्परेचर 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो इसमें जो कंडेंसेशन का अमल होगा वो ख़त्म होगा और कोई भी हीट खारिज नहीं होगा जब वेपर रेफ्रिजरेंट से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। R32 की नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी डेंसिटी है। डेंसिटी R32 की 961 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी का मतलब किसी चीज़ का किसी ख़ास स्पेस में कितना मकदार समा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हम 1 मीटर क्यूब स्पेस ले लें, यानी इस क्यूब का हर एक साइड 1 मीटर है, 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगर हम इसमें R32 का लिक्विड रेफ्रिजरेंट डालेंगे, तो ये 961 किलोग्राम का वज़न जो है इसमें समा सकता है। और R22 का डेंसिटी चूँकि इससे ज़्यादा है, तो अगर हम इसी टैंक के अंदर हम R22 का लिक्विड रेफ्रिजरेंट डालेंगे, तो वो 1190 किलोग्राम का वज़न इसमें समा सकता है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि R22 की डेंसिटी R32 से ज़्यादा है। अब अगर दो एक जैसी सिलेंडर ले लें, एक में R32 डालें और एक में R22 डालें, तो R22 वाले में इजीली 13.6 kg का रेफ्रिजरेंट लिक्विड हालत में आ जाएगा, लेकिन R32 में 13.6 kg का रेफ्रिजरेंट नहीं आएगा, बल्कि इसमें तकरीबन 12 किलोग्राम तक ही आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी R22 की निस्बत कम है। R32 का रेफ्रिजरेंट ज़्यादातर घरेलू एयर कंडीशनरों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सक्शन प्रेशर 100 psig से 110 psig तक रखा जाता है, जबकि इसका डिस्चार्ज प्रेशर तकरीबन 260 psig से 300 psig तक होता है। अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर R32। लेकिन R32 के सेफ्टी प्रिकॉशंस को इनलिस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 3-4 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताता चलूँगा और आपने इनको बिल्कुल गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है। देखिए, जिस तरह हम पहले R22 का काम किया करते थे, जिस वक्त ये R32 और R410 वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो R22 में हमारा काम बहुत सिंपल था। R22 के काम करने के दौरान हमारे पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। हमारा चार्जिंग गेज अक्सर ख़राब हुआ करता था, चार्जिंग लीड जो है वो अक्सर ख़राब हुए करते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके बगैर भी काम चलता था। लेकिन आजकल के इस तरक्की याफ़्ता दौर में जो R32 और R410 के काम में हम जो है ना कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इस दौर में आपको वो काम जो है वो छोड़ने पड़ेंगे। यानी आपको बिल्कुल प्रॉपर एक टेक्नीशियन की तरह अपने काम के लिए जाना होगा और आपके पास जो न्यू ट्रेनीज़ होते हैं, जो काम सीखने के लिए आते हैं, उनको आपने ये गैसें अकेले नहीं हैंडल करवानी है, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल नहीं करते, वो इन गैसों को लेकर बहुत से हादसात का शिकार हो सकते हैं। देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि R32 का गैस आम कंडीशन में नॉन फ्लेमेबल और नॉन टॉक्सिक है, यानी कोई आग पकड़ने वाली नहीं है अगर ये नॉर्मल कंडीशन में हो, और ना ही ये जहरीला होते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे जहाँ पर फायर वाली जगह हो, जहाँ पे आग वगैरह जो है ना वो जलते हो, शोला जलता हो, स्पार्क लाइटर वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो इस जगहों पर ये जो है ना आग पकड़ने की बहुत तेज़ी के साथ सलाहियत रखता है। तो इसलिए कोई भी आग लगाने वाली चीज़ हो, उससे R32 को दूर रखना है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट सेफ्टी है R32 के लिए वो ये है कि जब भी किसी एयर कंडीशनर से आपने गैस निकालना हो या आपने उसमें वेल्डिंग का काम करना हो, उसमें लीकेज ट्रेस करने के लिए आपने प्रेशर देना हो, तो इन सब कामों से पहले R32 के यूनिट से R32 की गैस को मुकम्मल तौर पर निकालना है और उसके बाद वैक्यूम करना है। देखिए, मैं वैक्यूम का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि हमें पता नहीं होता, कभी कभार यूनिट के अंदर ठंडे मौसम में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो थोड़ा बहुत यूनिट के अंदर रह जाता है। तो अगर हम इसको फ़ौरन फ्लेम की मदद से उसको उसमें गैस वेल्डिंग का काम करेंगे, तो इस दौरान कभी कभार ये फ्लेमेबल भी हो सकता है और साथ ही साथ ये धमाके से भी फट सकता है।
तो इसलिए चाहे आपने इसमें वेल्डिंग का काम करना हो यानी गैस वेल्डिंग का काम करना हो तो उससे पहले यूनिट को अच्छी तरह से वैक्यूम करना चाहिए। और अगर आपने लीकेज ट्रेस करने के लिए इसमें प्रेशर देना हो तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने इस R32 वाले यूनिट में नाइट्रोजन का प्रेशर देना है। और अगर नाइट्रोजन का गैस अवेलेबल ना हो तो आप एयर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन प्रेशर देने से पहले आपने यूनिट से R32 के गैस को 100% निकालने की कोशिश करनी है। और इसके लिए अगर आप स्टैंडर्ड टाइप का वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। R32 की यूनिटों में ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह हमारा वैक्यूम को प्रोसेस होता है। जब हम यूनिट की वैक्यूम को इग्नोर करते हैं या फिर उसको अच्छी तरीके से नहीं करते तो इससे सिस्टम के अंदर हवा रह जाती है, और जब भी हवा R32 की प्रेशराइज गैस के साथ मिक्सअप हो जाती है तो यूनिट ने 100% ब्लास्ट होना है। और ज़्यादातर जो ब्लास्ट होता है वो रोटरी कंप्रेसर के अंदर वाक़या होता है, क्योंकि रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो डायरेक्टली डूम के अंदर खुलता है। तो जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का गैस रोटरी कंप्रेसर के अंदर खुलता है तो इसकी वजह से कंप्रेसर के अंदर हर वक्त हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाक़या होता है। और जब R32 के गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, जो हर की तवानाई होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर के वॉल्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि वो ब्लास्ट कर जाता है। R32 के यूनिट में गैस चार्जिंग से पहले आपने सेफ्टी प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट्स, हैंड ग्लव्स हो गया या आई ग्लोव्स, हिफाजती चश्मे हो गए, फेस मास्क हो गया या इस तरह सेफ्टी शूज़ वगैरह हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करने हैं। इसकी फ़ायदा क्या है? इसकी फ़ायदा ये है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता R32 लिक्विड की हालत में लीक होना शुरू हो जाए सिलेंडर से या एयर कंडीशनर से, तो वो आपकी बॉडी को डायरेक्ट टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर R32 का लिक्विड हालत में अगर आपकी बॉडी को टच करता है तो इससे आपकी बॉडी जो है वो सूज सकती है। एक और आखिरी चीज़ आपके लिए बहुत ही एहतियात करने वाली हो, चाहे आप टेक्नीशियन हैं या चाहे आप घर में कस्टमर हैं, अगर आपके घर के अंदर R32 का यूनिट लगा हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि उसको आग लग रहा है, तो उस वक्त आग बुझाने की आदत से एयर कंडीशनर के नज़दीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी R32 का यूनिट आग पकड़ता है उसके फ़ौरन बाद ब्लास्ट भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।